अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन को हम ड्राइव करेंगे और उसको समझेंगे भी सही कि किस तरह हमें उसको ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है क्या है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज से कितना दूर रखी हुई है, वो रखी हुई है डिस्टेंस d पर। ये डिस्टेंस d क्या है, ये डिस्टेंस d सेपरेशन है बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। इन दो चार्जेस के सेंटर से लेकर जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, हम कहते हैं कि ये d है, ठीक है। अब दोनों जो चार्जेस हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये दो चार्जेस किसी खास सेपरेशन, किसी खास डिस्टेंस के ऊपर, सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर जब रखी होंगी, तो इनको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखी हुई होंगी, तो उनको हम ये कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या हुई, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये जो था हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था। अब अगर हम इस डिस्टेंस को, ये जो सर्टेन डिस्टेंस है, ये सर्टेन डिस्टेंस जो d दो चार्जेस के दरमियान में, इस सर्टेन डिस्टेंस को किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मतलब क्या हो कि चार्ज का हो और सर्टेन डिस्टेंस का एक प्रोडक्ट हो, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, ये प्रोडक्ट किसका है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की भी डेफिनेशन हमें पता चल गई कि क्या है, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज, क्यों कोई भी एक चार्ज, दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। आप किसी एक चार्ज को लें, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को लें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को लें, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो इस वजह से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप लें, उसको सर्टेन डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, डायपोल मूवमेंट कहलाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P किसके बराबर होगा, Q D के बराबर होगा। ऐसा यूनिट हम देखें तो ऐसा यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और सर्टेन डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो कूलम मीटर ऐसा यूनिट हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब आगे हमारा मकसद ये है, हमने कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक ये नेगेटिव चार्ज, दूसरी ये पॉजिटिव चार्ज, और दोनों चार्जेस जो हैं वो सेपरेटेड है किससे, डिस्टेंस d से, ठीक है। इस डिस्टेंस d को हम कहते हैं कि डायपोल लेंथ है। ये क्या चीज़ है, डायपोल लेंथ है, ठीक है। और डायपोल लेंथ से, और ये जो पॉइंट होगी हम कहते हैं कि ये क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है, ये सेंटर। अब सेंटर ऑफ डायपोल से एक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। हम ये पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखनी पड़ेगी जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या रखनी पड़ेगी, एक स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये दोनों चार्जेस जो कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी और उस फोर्स के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरह से हम उस फोर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि ये जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखेंगे तो इसके ऊपर क्या होगी, फोर्स अप्लाई होगी। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करेगी, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही सेम है। और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही सेम होगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। इसको हम दूसरी फिगर में हम यूँ देखते हैं, ये जो सी पॉइंट है, ठीक है। अब इस सी पॉइंट के ऊपर हमने रख ली टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी सेम डायरेक्शन में होगी। इस सी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये जो है, ये जो टोटल डिस्टेंस d था, इस टोटल जो डायपोल लेंथ d थी, सेंटर से जो हमने लाइन खींची थी तो हमने क्या किया था, इस d का ये हाफ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस पॉइंट से लेकर ये भी इस d का क्या होगा, हाफ होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई। अब ये जो रेड लाइन में आपको एरो नज़र आ रही है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये जो ब्लैक लाइन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से हमेशा फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये एरो बाहर की तरफ होगी। जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तो टर्मिनेट का मतलब वो उतर रही हैं नेगेटिव चार्ज पर, उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से वो बाहर की तरफ है, ठीक है। अब हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें कंपोनेंट्स निकालने और इस नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह के भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो आगे हम इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से ये कंपोनेंट इनके मिलेंगे हमें। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल एट अ पॉइंट सी विच इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। इस सी पॉइंट से जो है हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर है डायपोल का, यहाँ से लेकर सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। हमें कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। देखें अब ये एक जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसका एक कंपोनेंट है E प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओके। और ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है E प्लस साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं, ये E इस प्लस के, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उनके दोनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये E प्लस कॉस थीटा और E प्लस साइन थीटा कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस और ये कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है,
ठीक है, हम कहते हैं कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कंपोनेंट ई एच है, यहाँ पे एंगल बन रही है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ई वी, मैंने इसको शो किया। अब यहाँ पे एंगल बन रही है तो ये वाली साइड बेस ट्राइंगल की, ये परपेंडिकुलर साइड और ये हाइपोटेन्यूज साइड, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। बेस पर क्या है? ई एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हाइपोटेन्यूज पर क्या है? हाइपोटेन्यूज पर क्या है? ये आपके पास ई प्लस, ठीक है, बराबर किसके होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा। अब ई प्लस डिवाइड में इधर जाएगा तो किसके बराबर होगा? ई प्लस कॉस थीटा के। तो देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई प्लस कॉस थीटा के बराबर हुआ। एग्जैक्टली इसी तरह हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा के। परपेंडिकुलर पर क्या है? ई वी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज पर क्या है? ई प्लस, तो ई वी अपॉन ई प्लस बराबर किसके होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। ई प्लस इधर आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ई प्लस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर आ रहा है? ई प्लस साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें तो फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये किस तरह से ई प्लस साइन थीटा आया और किस तरह से ई जो है प्लस कॉस थीटा आया है, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है ये किसके? जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके। अब हमें जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ई माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आया? ये वैसे ही आया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई माइनस साइन थीटा। ये दोनों जो हैं ई माइनस साइन थीटा और ई प्लस साइन थीटा, ये दोनों इक्वल और एक दूसरे के अपोजिट में हैं। मतलब ये ई माइनस साइन थीटा और ये आपके पास क्या है? ई प्लस साइन थीटा, दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ई प्लस ये और ई माइनस दोनों इक्वल भी हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे। तो इस सी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होगी? इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी, ठीक है। नोट कर लिया आपने, ये समझ लिया आप सबने कि किस तरह से जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट, तो सिर्फ और सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। वी हैव टू रिजॉल्व ई प्लस एंड ई माइनस इनटू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में हमने कर लिए, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। फिर वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा वो इक्वल है और अपोजिट है, तो वो कैंसिल कर देंगे, हमने कैंसिल भी कर दिए, ठीक है। तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? ई बराबर ई प्लस कॉस थीटा और प्लस ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जो कि यहाँ से हमने लिए इस ये जो सर्किल के अंदर जो दोनों रखी हुई हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगी। अब ई प्लस और ई माइनस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस एंड ई माइनस आर सेम, तो हमने ई माइनस की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? ई प्लस रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई प्लस, मैंने रख दिया। अब ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 ई प्लस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हमें दूसरा टर्म निकालना है कॉस थीटा। अब इसको और इस कॉस थीटा जो हमें मिलेगा उस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है इस ट्राइंगल ए डी सी में, ये ट्राइंगल ये ए, ठीक है, ये डी और ये ट्राइंगल सी में, अब इसमें कॉस थीटा किसके बराबर है? अब देखिए ये एंगल यहाँ पे बन रही है, तो ये हो जाएगी बेस साइड, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज और ये साइड परपेंडिकुलर। तो बेस में जो है वो d/2 है और हाइपोटेन्यूज में है r। तो cos थीटा बराबर किसके है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस में d/2 है तो d/2 रखा और हाइपोटेन्यूज में r है, तो हमने यहाँ पे r रख दिया। तो d/2 2 यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई में हम रख लेंगे, तो d/2r
हमें मिल गया वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के। तो इस कॉस थीटा की जगह पे d/2r रखें और e प्लस की जगह पर आप ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म रख लें। तो इक्वेशन 1 हमें जो मिलेगी वो किसके बराबर होगी, ये 2 सेम इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन, और e प्लस की जगह पर हमने ये रखा और कॉस थीटा की जगह पर d/2r। ठीक है, तो 2 ये कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये r इस r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q d/r क्यूब। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास मिल गई 2। अब इसमें q और d, q चार्ज है, ये गिवन चार्ज होंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन होता है, और ये जो d है डायपोल जो है लेंथ जो है, ये डायपोल लेंथ भी गिवन होती है, गिवन टर्म्स है, क्योंकि हमें डायपोल के सेंटर से ये जो y डिस्टेंस हम ले रहे हैं इस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें अगर पता था इस वजह से जो है हमने उसके सेंटर से हमने लाइन निकाली है ना, तो ये d और ये q दोनों गिवन है, गिवन टर्म में, ये गिवन जो है हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन जो r जो है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल टर्म है, ये गिवन टर्म नहीं होता, तो r को हमें निकालना होगा, निकाल के हम रखेंगे तभी हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी इस C पॉइंट पर। तो अब हम इस r क्यूब को हम चेक करना है कि r क्यूब किसके बराबर हमें मिलता है। अब ये जो ट्राइंगल है वही सेम A D और C, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो r है, ठीक है, बेस जो है वो d/2 और परपेंडिकुलर क्या है y, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इन तीनों को रखना है इस पाइथागोरस थ्योरम में। तो r स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो r बराबर होगा स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर। अब ये हमें मिल गया r, ठीक है। अब इस r को रखना है इस r क्यूब में इक्वेशन 2 में, और डायपोल मोमेंट ये QD ये किसके बराबर है, डायपोल मोमेंट के बराबर है। तो इस इक्वेशन 2 को हम यूँ लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस QD की जगह पर मैंने P रख दिया, ठीक है, और इस R क्यूब की जगह पर जब ये R हमें ये मिला था तो मैंने रख के इसके ऊपर क्यूब कर दिया। अब इस टर्म्स की हमें थोड़ा इसको रीअरेंजमेंट करना है, किस तरह से करेंगे, हम कहते हैं कि हमने इसकी स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं। जब स्क्वायर रूट को आप निकालोगे, ख़त्म करोगे तो पावर दोगे 1/2, तो y स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर ये ऑलरेडी था, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की वजह से मैंने 1/2 पावर दे दिया है, और ये होल क्यूब जो ऑलरेडी पहले वाला। अब ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो ये हो जाएगा 3/2 पावर, ठीक है, आगे यही है हमारे पास। तो ये 3 इस 1 के साथ पावर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पावर 3/2, ठीक है। बाकी जो है y स्क्वायर इसके अंदर जो है y स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर और होल पावर 3/2। इसको अभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको हमें अभी सॉल्व करना है। कैसे हम करेंगे इसको, किस तरह से अरेंजमेंट हम इसकी रीअरेंजमेंट हम करते हैं, देखें यहाँ पे y स्क्वायर इसकी रीअरेंजमेंट, ये जो टर्म है ये वाला जो टर्म है इसकी रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं। तो y स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर 3/2। अब इसको मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म करता हूँ, तो d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि लेट सपोज कि एक लम्हे के लिए मैं y स्क्वायर इस पूरे टर्म में से अगर कॉमन लेके बाहर लेके जाऊँ, तो यहाँ से y स्क्वायर अगर इससे बाहर जाएगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 होगा, लेकिन इस टर्म में y स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड कर देना पड़ेगा इस 4, यहाँ समझो कि डिवाइड करना पड़ेगा, या 4 के साथ y स्क्वायर को मल्टीप्लाई देना होगा। इस केस में देखें अब क्यों डिवाइड में दिया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचें कि जब y स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही y स्क्वायर होगा, ये वाला। जब ये y स्क्वायर इस d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो ये होगा d स्क्वायर y स्क्वायर, और नीचे में क्या रखा हुआ है 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा d स्क्वायर 4। ये टर्म वही सेम हो जाएगा, ये वाला टर्म जो कि y स्क्वायर को कॉमन लेने से पहले। तो मैं इसको यूं लिखूं या यूं लिखूं, बात एक ही है, बात सेम है, ठीक है। तो आगे हमें इसको यूं देखना है
इस 3/2 पावर को इस वाई स्क्वायर के ऊपर पावर दे दें, आप ख़त्म कर दें, वाई स्क्वायर का पावर से इसको निकाल लें। तो मैंने ये किया कि वाई स्क्वायर ये पहले से है और 3/2 पावर दूसरा जो कि होल पावर में था, तो ये 2/2 कैंसिल, तो वाई के ऊपर पावर क्या होगा, क्यूब बाकी बचेगा, और बाकी ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म सेम। तो आप देखें कि ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है इसके, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो क्यों ना इसकी जगह पर मैं ये वाला रख दूँ टर्म। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे रखी है, वाई क्यूब 1 + d/2 स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर जो है होल स्क्वायर में 3/2 सेम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास। अब जो d/2 है, या जो डायपोल लेंथ है ये वाली, इस एक चार्ज के सेंटर से लेकर दूसरे चार्ज तक, ये जो टोटल डायपोल लेंथ है d, ये डायपोल लेंथ बहुत ज़्यादा इस y से कम है। इस d का जो है ये मच लेस देन है, बहुत ज़्यादा लेस देन है, किससे, इस y से। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो d/2 होल स्क्वायर का जो टर्म है, ये टर्म्स क्या कर देना है, इसको नेगलेक्ट कर देना है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। यूँ समझिए कि d की वैल्यू इस y के कंपेरेबल बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप ज़ीरो भी रखेंगे d की वैल्यू, तो जब आप ज़ीरो d की वैल्यू इस केस में रखेंगे तो 0.2y ज़ीरो हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली इसको नेगलेक्ट कर दें, या d को आप ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि d बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर किसके, इस y के। ये जो y डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से लेकर C पॉइंट तक, ठीक है। तो इस टर्म को हमें इसमें से नेगलेक्ट कर देना है, इसमें से नेगलेक्ट कर देना है। तो बाकी क्या बचेगा, p/y क्यूब, और ये 1 बचेगा जिसके ऊपर पावर 3/2 होगा। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/y क्यूब 1 पावर 3/2, क्योंकि ये टर्म हमने नेगलेक्ट कर दिया इसमें से। तो 1 के ऊपर पावर जो होगा वो सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हमें मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/y क्यूब। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डायपोल की एट पॉइंट C पर, ठीक है। इस C पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डायपोल की, वो किसके बराबर आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/y क्यूब की होगी। तो आई होप कीजिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन प्लस में कॉन्सेप्ट, ये सारे अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है और लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और बेल के आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि जो इस तरह के जो दूसरे लेक्चर्स हों उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।